कहानी की शुरुआत एक ऐसे लड़के से होती है जो बेहद घबराया हुआ है। वह एक बंद लिफ्ट के अंदर तेजी से ऊपर की ओर जा रहा होता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुंचा और उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। कुछ ही देर में लिफ्ट ऊपर पहुंचकर रुक जाती है। जैसे ही वह ऊपर देखता है उसे कई सारे लड़के अपने आसपास खड़े दिखाई देते हैं। तभी गैली नाम का एक लड़का आगे आता है और उसे लिफ्ट से बाहर निकाल देता है। बाहर आते ही वहाँ मौजूद लड़के उस पर हंसने लगते हैं। यह देखकर वह और ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। कुछ दूर जाकर वह अचानक गिर पड़ता है। जब वह उठकर आसपास देखता है तो उसके चारों ओर बेहद ऊंची ऊंची दीवारें नजर आती हैं। उन विशाल दीवारों को देखकर उसे एहसास होता है कि यहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं है। दीवारें इतनी ऊंची हैं कि उन्हें पार करने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इसके बाद उसे फिर से एक पिंजरे जैसी जगह में बंद कर दिया जाता है। उसके दिमाग में लगातार यही सवाल चल रहा होता है कि उसे यहाँ कौन लाया और क्यों लाया। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। तभी एलबी नाम का एक लड़का उसके पास आता है। वह उसे समझाता है कि यहाँ से भागने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस जगह से बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। एलबी उसे बाहर लेकर जाता है और वहाँ की जिंदगी के बारे में बताता है। वह कहता है कि सभी लड़के इसी जगह खाते हैं, यहीं सोते हैं और अब उन्हें लगता है कि शायद पूरी जिंदगी इसी जगह बितानी पड़ेगी। उनकी जरूरत का ज्यादातर सामान एक बड़े बॉक्स के जरिए यहाँ पहुँचता है। एलबी आगे बताता है कि हर बार वही बॉक्स ऊपर आता है और उसके साथ खाने पीने का सामान भी भेजा जाता है। इस बार उस बॉक्स के जरिए उसे यहाँ भेजा गया है। ये सुनकर नया लड़का तुरंत पूछता है कि आखिर उसे यहाँ भेज कौन रहा है और ऐसा करने के पीछे उनकी वजह क्या है। लेकिन एलबी के पास भी इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। वह साफ कह देता है कि उसे खुद नहीं पता कि यह सब कौन कर रहा है। इसके बाद एलबी उसे एक दूसरी जगह लेकर जाता है और बताता है कि उनके लिए यही पूरी दुनिया बन चुकी है। वे लोग काफी समय से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित हुई है। तभी नए लड़के की नजर उन विशाल दीवारों के बीच बने एक रास्ते पर पड़ती है। वह हैरान होकर एलबी से पूछता है कि आखिर उस रास्ते के दूसरी तरफ क्या है। एलबी उसे वहाँ के 3 सख्त नियम बताता है। पहला नियम है कि हर किसी को अपना काम करना होगा और अपना समय बेकार नहीं गंवाना है। दूसरा नियम है कि किसी भी रनर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और तीसरा नियम सबसे जरूरी है, कभी भी उन दीवारों के पार जाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। इसी दौरान चक नाम का एक लड़का वहाँ आता है। वह बाकी सभी लड़कों की तुलना में सबसे छोटा होता है। एलबी उसे नए लड़के के साथ रहने और उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। चक उसे समझाता है कि यहाँ मौजूद लगभग सभी लड़के उसी बॉक्स के जरिए इस जगह पर पहुंचे हैं। एक बार यहाँ आने के बाद वे इस जगह में फंस कर रह गए और अब बाहर निकलना लगभग असंभव लगता है। कुछ देर बाद नया लड़का उन विशाल दीवारों की तरफ बढ़ने लगता है। चक तुरंत उसके पीछे दौड़ता है और उसे वहाँ जाने से रोकता है। लेकिन नए लड़के के मन में सवाल उठता है कि आखिर उन दीवारों के पीछे ऐसा क्या है जिसकी वजह से किसी को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। चक उसे बताता है कि वह सिर्फ दीवारों को बाहर से देख सकता है। उनके अंदर जाने की कोशिश करना बेहद खतरनाक है और ऐसा करने वाला वापस नहीं लौटता। तभी अचानक 2 लड़के दीवारों के बीच बने रास्ते से तेजी से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। यह देखकर नया लड़का हैरान हो जाता है और चक से पूछता है कि अगर अंदर जाना मना है तो फिर ये दोनों वहाँ से कैसे आ रहे हैं। चक समझाता है कि वे आम लड़के नहीं हैं, वे रनर्स हैं जिन्हें इस मेज के बारे में बाकी लोगों से कहीं ज्यादा जानकारी है। यह सुनकर नए लड़के की उत्सुकता और बढ़ जाती है। वह उन दीवारों के और करीब जाने लगता है। तभी गैली उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और साफ कहता है कि उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब नया लड़का गुस्से में आ जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों से सवाल करता है कि आखिर कोई उसे यह क्यों नहीं बता रहा कि उन दीवारों के पीछे छिपा हुआ क्या है। एलबी भी उसे रोकते हुए कहता है कि वह वहाँ नहीं जा सकता। इसी दौरान अचानक तेज हवा चलने लगती है। नया लड़का सामने की तरफ देखता है और तभी कि अचानक दोनों तरफ की दीवारें धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगती हैं। कुछ ही पलों में रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। यह नजारा देखकर थॉमस के होश उड़ जाते हैं। उस रात नए लड़के के आने की खुशी में सभी लोग मिलकर पार्टी करते हैं। इसी दौरान न्यूट उसके पास बैठकर उसे मेज के बारे में समझाता है। वह बताता है कि मेज कोई सामान्य जगह नहीं है। अगर कोई गलती से उसके अंदर फंस जाए तो उसके लिए वापस आना लगभग नामुमकिन है। न्यूट सामने मौजूद कुछ लड़कों की तरफ इशारा करता है और बताता है कि वे यहाँ के सबसे तेज रनर्स हैं। हर सुबह वे मेज के अंदर जाते हैं और शाम होने से पहले वापस लौट आते हैं। उनका काम मेज के रास्तों को तलाशना और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। न्यूट बताता है कि वे लोग करीब 3 साल से मेज का नक्शा तैयार कर रहे हैं, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उन्हें अब तक बाहर निकलने का सही रास्ता नहीं मिला। तभी न्यूट थॉमस को ध्यान से सुनने के लिए कहता है। वह बताता है कि जो आवाजें मेज के अंदर से आती हैं, वे वहाँ मौजूद खतरनाक जीवों की हैं। इन जीवों को ग्रीवर कहा जाता है। ये सब सुनकर थॉमस काफी डर जाता है। इसी बीच गैली उसे अपने साथ लड़ने के लिए उकसाता है। थॉमस भी उसका सामना करने की कोशिश करता
करता है, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। आखिरकार गैली उसे जोर से जमीन पर गिरा देता है। जमीन पर गिरते ही थॉमस के सिर पर चोट लगती है, जिससे उसे अपना नाम याद आ जाता है। वह तुरंत सभी को बताता है कि उसे अपना नाम याद आ गया है, उसका नाम थॉमस है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद लड़के खुशी से उसका नाम पुकारते हैं। उस रात थॉमस सो रहा होता है, तभी उसे अजीब सपने आने लगते हैं। सपने में वह खुद को एक लैब के अंदर देखता है, जहाँ कुछ वैज्ञानिक उस पर तरह तरह के प्रयोग कर रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी नींद खुल जाती है। सुबह एल्बी थॉमस को एक दीवार के पास ले जाता है, उसके हाथ में एक चाकू देता है और कहता है कि अब वह भी बाकी लोगों की तरह यहाँ रहने वाला है, इसलिए उसे दीवार पर अपना नाम लिख देना चाहिए। थॉमस देखता है वहाँ पहले से ही बहुत सारे नाम लिखे होते हैं। वह हैरान होकर एल्बी से पूछता है कि आखिर इतने सारे नाम यहाँ क्यों लिखे गए हैं। एल्बी बताता है कि जिन नामों पर निशान लगा हुआ है वे लोग अब जिंदा नहीं हैं, जबकि बाकी नाम उन लड़कों के हैं जो अभी भी उनके साथ मौजूद हैं। ये सुनकर थॉमस को एहसास होता है कि इस जगह पर रहना कितना खतरनाक है। बाद में काम करते समय थॉमस न्यूट से पूछता है कि क्या वे दीवारों को पार करके बाहर नहीं निकल सकते। वह यह भी सुझाव देता है कि शायद अगली बार बॉक्स आने पर उसमें छिपकर यहाँ से निकलने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन न्यूट उसे बताता है कि वे लोग पहले ही ऐसे कई तरीके आजमा चुके हैं, हर कोशिश नाकाम रही है और उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। उधर थॉमस जंगल की तरफ अपने लिए कुछ खाने की तलाश में जाता है। वहाँ उसे कई सारे कंकाल दिखाई देते हैं। अचानक बेन उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। थॉमस किसी तरह खुद को बचाते हुए वहाँ से भागता है और वापस उस जगह पहुँचता है जहाँ बाकी लड़के मौजूद होते हैं। तभी न्यूट तुरंत बेन पर हमला करके उसे थॉमस से अलग कर देता है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी होती है। बेन के शरीर पर ग्रीवर के डंक का निशान दिखाई देता है। यह देखकर सभी समझ जाते हैं कि अब बेन की हालत गंभीर है। एल्बी तुरंत आदेश देता है कि उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए। थॉमस एल्बी से पूछता है कि आखिर बेन के साथ हुआ क्या है। एल्बी समझाता है कि अगर ग्रीवर किसी इंसान को डंक मार दे तो उसके शरीर में संक्रमण फैलने लगता है। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ती जाती है और धीरे धीरे उसकी याददाश्त भी चली जाती है। कुछ समय बाद सभी लड़के बेन को मेज के अंदर भेजने का फैसला करते हैं। वे उसे उस रास्ते की तरफ ले जाते हैं और आखिरकार उसे दीवारों के दूसरी तरफ भेज देते हैं। जैसे ही बेन अंदर जाता है, विशाल दीवारें फिर से आपस में बंद हो जाती हैं। इस तरह बेन भी उनसे हमेशा के लिए अलग हो जाता है। थॉमस और बाकी लड़के अपने एक और साथी को खोने से बेहद दुखी हो जाते हैं। इसके बाद दीवार पर लिखे नामों में बेन के नाम पर भी निशान लगा दिया जाता है, क्योंकि अब वह उनके बीच नहीं रहा। उसी रात थॉमस को फिर से वही अजीब सपने आने लगते हैं। इस बार उसे एक लड़की अपनी तरफ बुलाती हुई दिखाई देती है। वह दोबारा खुद को वैज्ञानिकों के बीच देखता है, जहाँ उस पर प्रयोग किए जा रहे होते हैं। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। सुबह वह देखता है कि मिन्हो के साथ एल्बी भी मेज के अंदर जा रहा है। ये देखकर थॉमस हैरान हो जाता है और न्यूट से पूछता है कि जब एल्बी रनर नहीं है तो वह मेज के अंदर क्यों जा रहा है। न्यूट उसे बताता है कि एल्बी बाकी सभी से ज्यादा समझदार है। वह इस भूल भुलैया के बारे में काफी कुछ जानता है, इसलिए जरूरत पड़ने पर वह भी उसके अंदर जा सकता है। उस दिन सभी लड़के काफी परेशान होते हैं, क्योंकि एल्बी और मिन्हो अभी तक मेज से वापस नहीं लौटे थे। वहाँ का नियम था कि जो रनर शाम होने से पहले वापस नहीं आता, उसके जिंदा लौटने की उम्मीद बहुत कम होती है। इसलिए सभी लड़के मेज के प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर उनका इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक मेज के अंदर से मिन्हो दिखाई देता है। वह एल्बी को अपने कंधे पर उठाकर बाहर लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी मेज की दोनों दीवारें फिर से बंद होने लगती हैं। रास्ता तेजी से छोटा होता जा रहा था और एल्बी अभी बाहर नहीं पहुंचा था। यह देखकर थॉमस बिना ज्यादा सोचे मेज के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही दीवारें पूरी तरह बंद हो जाती हैं। थॉमस एल्बी को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि उसे भी ग्रीवर ने डंक मार दिया है। तभी कई ग्रीवर उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मिन्हो और थॉमस किसी तरह एल्बी को उठाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए थॉमस की नजर एक दीवार के पास उगे पेड़ों पर पड़ती है। दोनों एल्बी को उन पेड़ों के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं ताकि ग्रीवर उन्हें देख न सके, लेकिन तभी एक ग्रीवर उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ जाता है। खतरा देखते ही मिन्हो थॉमस और एल्बी को वहीं छोड़कर आगे निकल जाता है। थॉमस भी खुद को बचाने के लिए एक जगह छिप जाता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उस ग्रीवर पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि यह कोई असली जीव नहीं बल्कि एक खतरनाक मशीन है। ग्रीवर के वहाँ से हटते ही थॉमस एल्बी को उठाकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ग्रीवर अभी भी उसके पीछे मौजूद है। अचानक वह ग्रीवर थॉमस पर हमला कर देता है। थॉमस किसी तरह खुद को बचाता है और वहाँ से तेजी से भागने लगता है। भागते भागते वह एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ उसके सामने पौधों का घना हिस्सा होता है। ग्रीवर भी लगातार उसके पीछे आ रहा था और अब थॉमस के पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह मजबूरी में उन पौधों के बीच छलांग लगा देता है। ग्रीवर भी उसके पीछे आता है और उन पौधों में फंस जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर थॉमस वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर बाद उसे मिन्हो मिल जाता है और दोनों एल्बी को लेकर वापस निकलने की कोशिश करते हैं। तभी थॉमस की नजर उन विशाल दीवारों पर पड़ती है जो लगातार बंद हो रही थीं। वह जानबूझकर ग्रीवर
ग्रीवर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। अब थॉमस पूरी तेजी से बंद होती दीवारों की तरफ भागता है और ग्रीवर भी उसका पीछा करता रहता है। आखिरकार थॉमस सही समय पर दीवारों के बीच से बाहर निकल जाता है, लेकिन ग्रीवर दोनों दीवारों के बीच फंस जाता है। वह नष्ट हो जाता है। इस तरह थॉमस और मिन्हो एल्बी को लेकर वापस बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं। तीनों को जिंदा देखकर सभी हैरान और खुश हो जाते हैं, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। गैली सबके सामने थॉमस के खिलाफ बोलता है। वह कहता है कि थॉमस ने उनके बनाए नियमों को तोड़ा है। उसे साफ मना किया गया था कि वह मेज के अंदर न जाए, फिर भी उसने नियम तोड़कर वहां जाने का फैसला किया। तभी मिन्हो उसका विरोध करता है। वह बताता है कि अगर थॉमस मेज के अंदर नहीं जाता तो शायद एल्बी आज उनके साथ नहीं होता और पहली बार किसी ने ग्रीवर को खत्म किया है। इसी वजह से मिन्हो सुझाव देता है कि थॉमस को सजा देने के बजाय रनर बना देना चाहिए। तभी अचानक उन्हें बॉक्स के आने की आवाज सुनाई देती है। सभी लड़के तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन इस बार जब लिफ्ट खुलती है तो अंदर एक लड़की दिखाई देती है। थॉमस उसे देखते ही पहचान जाता है। यही वही लड़की थी जिसे वह अपने सपनों में देख रहा था। लड़की के साथ एक नोट भी आया होता है। उसमें लिखा था कि वह आखिरी व्यक्ति है जो यहाँ भेजी गई है, यानी अब उसके बाद कोई और इस जगह पर नहीं भेजा जाएगा। इसी बीच लड़की को थोड़ी देर के लिए होश आता है। वह थॉमस का नाम पुकारती है और फिर दोबारा बेहोश हो जाती है। न्यूट थॉमस से पूछता है कि क्या वह इस लड़की को पहले से जानता है। थॉमस कहता है उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद थॉमस फिर से मेज के अंदर जाने का फैसला करता है। मिन्हो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस कहता है कि अब उन्हें इन ग्रीवर और इस पूरी भूल भुलैया की सच्चाई पता करनी ही होगी। आखिरकार मिन्हो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और इस बार कुल 5 लड़के मेज के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर पहुंचते ही उन्हें वही ग्रीवर दिखाई देता है जिसे पिछली रात दीवारों के बीच फंसाकर खत्म कर दिया गया था। यह देखकर मिन्हो उसके शरीर का एक हिस्सा उठा लेता है। इससे पहले कि कोई दूसरा ग्रीवर वहां पहुंचता, वे लोग तुरंत उस जगह से वापस निकल आते हैं। बाहर आने के बाद वे उस हिस्से को ध्यान से देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह कोई साधारण हिस्सा नहीं बल्कि एक डिवाइस है जिस पर WCKD लिखा हुआ होता है। अब उन्हें समझ आता है कि ये खतरनाक क्रिएचर भी उसी रहस्यमयी संगठन की बनाई हुई मशीनें हैं जो इन सभी लड़कों को इस भूल भुलैया में भेज रहा है। इसके बाद मिन्हो थॉमस को जंगल में लेकर जाता है जहाँ बहुत बड़ा एक नक्शा बना हुआ होता है। यह नक्शा उसी भूल भुलैया का था जिसे रनर्स पिछले 3 सालों से लगातार तैयार कर रहे थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उन्हें अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला था। मिन्हो थॉमस को बताता है कि भूल भुलैया हर दिन अपना रास्ता बदलती रहती है। इसके कुल 8 अलग अलग सेक्शन हैं और अब तक उन्होंने हर हिस्से को समझने की कोशिश की है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता अभी भी उनके हाथ नहीं लगा। तभी 2 लड़के दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि उस लड़की को होश आ गया है। थॉमस तुरंत उसके पास पहुंचता है। लड़की अपना नाम टेरेसा बताती है और कहती है कि उसे अपने नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं है। थॉमस उसे बताता है कि वह इस जगह पर सबसे आखिर में आई है और उसके बाद अब कोई और यहाँ नहीं भेजा जाएगा। इस बार बॉक्स वापस नीचे नहीं गया था। इस बात से सभी लड़के काफी परेशान और डरे हुए होते हैं। टेरेसा को भी अपनी पिछली जिंदगी की ज्यादा बातें याद नहीं थीं। वह बताती है कि उसे सिर्फ इतना याद है कि एक महिला बार बार कह रही थी WCKD is good। यह सुनकर थॉमस को यकीन हो जाता है कि उसके सपने सिर्फ सपने नहीं थे। उसने जो कुछ देखा था वह उसकी असली यादों का हिस्सा था। इसके बाद टेरेसा उसे 2 इंजेक्शन दिखाती है। उन पर भी वही WCKD का निशान बना होता है। यह देखकर थॉमस और ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर एल्बी की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। ग्रीवर के डंक का असर उसके पूरे शरीर पर दिखाई दे रहा था। थॉमस उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एल्बी उसे जोर से पकड़ लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर टेरेसा आगे आती है और एल्बी को वह इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद गैली थॉमस को नियम तोड़ने की सजा देता है और उसे पूरी रात उसी पिंजरे में बंद कर देता है। अगली सुबह जैसे ही भूल भुलैया का रास्ता खुलता है, थॉमस और मिन्हो तेजी से उसके अंदर दौड़ पड़ते हैं। दोनों भागते हुए सेक्शन 7 तक पहुंचते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें बेन के फटे हुए कपड़े दिखाई देते हैं। तभी उनके पास मौजूद उसी डिवाइस से कुछ आवाजें आने लगती हैं। थॉमस को महसूस होता है कि शायद यह डिवाइस उन्हें किसी खास जगह तक पहुंचाने का रास्ता बता रही है, इसलिए दोनों उसके संकेतों का पीछा करने लगते हैं। कुछ देर बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां डिवाइस पर हरे रंग का संकेत दिखाई देने लगता है। उसी समय उनके सामने मौजूद कई दरवाजे एक एक करके खुलने लगते हैं। आगे उन्हें एक बड़ा सा रास्ता दिखाई देता है। दोनों उसके करीब पहुंचते ही देखते हैं कि अंदर से कोई चीज उन्हें स्कैन कर रही है। यह देखकर दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत वहां से पीछे हटने लगते हैं। लेकिन अब उनके लिए वापस लौटना भी आसान नहीं था। भूल भुलैया की दीवारें लगातार अपनी जगह बदल रही थीं और रास्ते तेजी से बंद हो रहे थे। थॉमस और मिन्हो किसी तरह रास्ता खोजते हुए अपनी जान बचाकर बाहर निकल आते हैं। बाहर पहुंचकर वे बाकी सभी लड़कों को बताते हैं कि उन्हें एक ऐसा रास्ता मिल गया है जिससे बाहर निकला जा सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि वही रास्ता ग्रीवर के आने जाने का रास्ता भी था। ये सुनकर गैली
गैली थॉमस पर भड़क जाता है। वह उसे जिम्मेदार ठहराते हुए कहता है कि उसके आने के बाद से यहाँ सब कुछ बदल गया है। उसकी वजह से सभी की जान खतरे में पड़ गई और एल्बी की हालत भी इसी वजह से खराब हुई। इसके बाद थॉमस एल्बी के पास जाता है। इंजेक्शन के असर से एल्बी को होश आ चुका था। थॉमस खुशी से उसे बताता है कि आखिरकार उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया है, लेकिन एल्बी उसकी बात सुनकर भी कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। उसके मुताबिक वे लोग इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसी दौरान एक लड़का उन्हें बाहर बुलाने आता है। वह थॉमस को बताता है कि मेज की दीवारें अभी तक बंद नहीं हुई हैं। ये सुनकर सभी लड़के तुरंत उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। सब देखते हैं, चारों तरफ की विशाल दीवारें एक साथ खुलने लगी हैं और तभी उनकी सबसे बड़ी मुसीबत सामने आती है। मेज के अंदर मौजूद कई ग्रीवर अब उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। सभी लड़के यह देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगते हैं। ग्रीवर भी लगातार उनका पीछा करते रहते हैं और भागते हुए कई लड़के उनकी चपेट में आ जाते हैं। अब किसी के पास रुकने का समय नहीं था। सभी अपनी जान बचाने के लिए लगातार भागते रहते हैं। आखिरकार थॉमस और बाकी लड़के एक घर के अंदर पहुंचते हैं और वहां छिप जाते हैं, लेकिन घर के अंदर पहुंचने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिलती। ग्रीवर वहां भी पहुंच जाता है और लड़कों पर हमला करने लगता है। इसी दौरान वह एल्बी को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी गैली वहां पहुंचता है और थॉमस पर हमला कर देता है। गैली अभी भी मानता था कि इस पूरी मुसीबत की वजह थॉमस ही है। ये सब देखकर थॉमस बेहद परेशान हो जाता है। इसी दौरान वह ग्रीवर के डंक वाले हिस्से का इस्तेमाल खुद पर करता है। डंक लगते ही वह बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में उसे फिर वही अजीब दृश्य दिखाई देते हैं। इस बार उसके सामने टेरेसा होती है और वही महिला भी दिखाई देती है जो बार बार WCKD के बारे में बात कर रही थी। आसपास कई लोगों पर प्रयोग किए जा रहे होते हैं। कुछ समय बाद थॉमस को होश आता है। वह खुद को टेरेसा के साथ एक पिंजरे में बंद पाता है। न्यूट उसे बताता है कि गैली ने दोनों को यहाँ बंद करवाया है और अब उनकी जान खतरे में है। बाद में सभी लड़के थॉमस और टेरेसा को एक जगह लेकर आते हैं जहाँ उन्हें खत्म करने की तैयारी की जा रही होती है, लेकिन कुछ लड़के गैली को रोकने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि शायद थॉमस ही उन्हें इस जगह से बाहर निकाल सकता है, लेकिन गैली अपनी बात पर अड़ा रहता है। इसी दौरान थॉमस को पूरी तरह होश आ जाता है। वह तुरंत अपना हथियार गैली की तरफ कर देता है और साफ कहता है कि वह किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकल कर रहेगा। थॉमस बाकी सभी से भी कहता है कि जो लोग उसके साथ इस जगह से बाहर निकलना चाहते हैं वे उसके साथ आ सकते हैं। इसके बाद कई लड़के थॉमस के साथ जाने का फैसला कर लेते हैं। वहीं गैली इसी जगह पर रहने का फैसला करता है। अब थॉमस, टेरेसा और बाकी लड़के दोबारा भूल भुलैया के अंदर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक ग्रीवर दिखाई देता है और सभी मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। काफी कोशिश के बाद वे उसे नीचे की तरफ गिरा देते हैं, लेकिन तभी कई और ग्रीवर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी लड़के उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान टेरेसा उस दरवाजे तक पहुंच जाती है। वह तुरंत वहां मौजूद कोड का इस्तेमाल करती है और दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही ग्रीवर एक एक करके उस हिस्से के अंदर फंसने लगते हैं और रास्ता उनके लिए बंद हो जाता है। सभी लोग आखिरकार भूल भुलैया को पार करके एक सुरंग तक पहुंचते हैं। आगे उन्हें एक कमरे के बाहर एक सिट लिखा हुआ दिखाई देता है। थॉमस दरवाजा खोलता है तो अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वहां मौजूद वैज्ञानिक मर चुके होते हैं। यहीं उन्हें पता चलता है कि इस पूरे प्रयोग के दौरान वैज्ञानिक लगातार उन सभी पर नजर रख रहे थे। उन्हें हर पल पता था कि भूल भुलैया के अंदर क्या हो रहा है। थॉमस आगे बढ़कर एक डिवाइस पर अपनी उंगली रखता है। तभी उसी महिला का वीडियो दिखाई देने लगता है जिसे थॉमस और टेरेसा अपने सपनों में देख चुके थे। वीडियो में महिला अपना नाम डॉक्टर एवा पेज बताती है। वह कहती है कि उसे पता है कि इस समय वहां मौजूद सभी लोग डरे हुए होंगे। वह मानती है कि इस पूरे प्रयोग की जिम्मेदारी उसी की थी। इसके बाद वह बताती है कि दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही से गुजर चुकी है। सूरज की वजह से पूरी दुनिया में भयानक विनाश हुआ और लाखों लोगों की जान चली गई। इसके बाद एक खतरनाक वायरस फैल गया जिसने इंसानों के दिमाग पर असर डालना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ लोगों पर इस वायरस का असर नहीं हुआ। वह बताती है कि भूल भुलैया में मौजूद बच्चे उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिन पर इस वायरस का असर नहीं हुआ था। वह कहती है कि जल्द ही उन्हें इस पूरी सच्चाई के बारे में और जानकारी मिल जाएगी। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले डॉक्टर एवा पेज खुद को गोली मार लेती है। थॉमस और बाकी लोग वहां से निकल पाते उससे पहले ही गैली वहां पहुंच जाता है। वह भी अब संक्रमित हो चुका था और उसके हाथ में एक बंदूक होती है। गैली थॉमस पर गोली चलाने वाला ही होता है कि तभी मिन्हो अपना हथियार उसकी तरफ फेंक देता है और गैली वहीं गिर जाता है। लेकिन गैली की गोली पहले ही चल चुकी होती है और वह सीधे चक को लगती है। चक वहीं दम तोड़ देता है। अपने सबसे छोटे साथी को खोकर सभी लड़के बेहद दुखी हो जाते हैं। इसी बीच वहाँ एक बड़ी फोर्स हेलीकॉप्टर के साथ पहुँचती है। वे सभी लड़कों को अपने साथ ले जाते हैं। हेलीकॉप्टर से बाहर देखते हुए थॉमस और बाकी लड़कों को पहली बार पता चलता है कि भूल भुलैया के बाहर की दुनिया भी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। चारों तरफ बर्बादी और
और मलबा दिखाई देता है। आखिरकार वे लोग उस भूल भुलैया से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद हमें दोबारा डॉक्टर एवा पेज दिखाई देती है। वह असल में अभी भी जिंदा होती है और फिर एक खतरनाक बात कहती है, अब शुरू होगा फेज 2, और इसी के साथ फिल्म का पहला भाग खत्म हो जाता है।